गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर 8। आज हम सुधा मूर्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, सुधा मूर्ति यानी कि सुधा नारायण मूर्ति इन्फोसिस के जो स्थापक, उसकी पत्नी चेयरपर्सन भी है और उस एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिन्होंने पढ़ने के बाद अपने करियर भी अच्छा बनाया और करियर अच्छा बनाने के बाद कंपनी की चेयरपर्सन बनी। चेयरपर्सन के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा भी की और किस तरह से शिक्षण सेवा भी की। ये सब यानी कि एक व्यक्ति, नारी व्यक्ति या फिर नारी शक्ति की बात बताई गई है कि हमारे इतिहास में भी नारी शक्ति का परिचय हमें मिलता है। तो हमारे वर्तमान भारत में भी नारी शक्ति का परिचय हमें मिलता है। तो उस सुधा मूर्ति के बारे में हमें आज जानना है। तो ये व्यक्ति चरित्र संकलित है। संकलित यानी उसके जीवन के बारे में हमने जाना और उसी के आधार पर हमने उसके बारे में लिखा। और उसका परिचय यानी कि एक आदर्श नारी, सभी नारियों के लिए नारी का जीवन पथ प्रदर्शन करने वाली नारी भी कह सकते हैं। और जहाँ तक स्त्री को स्थान नहीं मिलता था, वहाँ स्त्री को स्थान दिलाने का प्रयास सुधा मूर्ति ने किया था। तो आइए सुधा मूर्ति के बारे में, उसका परिचय और उसके जीवन के बारे में जानते हैं। और उन्होंने समाज के लिए और नारी शक्ति को बढ़ोतरी देने के लिए जो काम किया है, उस काम को हम पहचानते हैं और कैसे वो नारी के लिए आदर्श बनी, एक आदर्श नारी के बारे में भी जानते हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। लेखक ने या वो जो भी लिखते हैं उसने ये सही बात बताई है कि महिलाओं की प्रेरणा मूर्ति इसलिए कि उन्हें महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। यानी कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त भी कई नारियों ने अपना योगदान देश के लिए दिया था। तो यहाँ पे भी ये सुधा मूर्ति ये कहना चाहती है कि अपनी कार्यक्षमता के आधार पर आप देश के लिए कुछ कर सकती है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, रिसर्च टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया। काम करते करते ये सारे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्र में काम करना भी बड़ी बात है। इतना समय निकालना एक आयोजनबद्ध काम जैसे हम कहते हैं ना, तो ये व्यक्ति कर सकती है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। यानी कि सुधा मूर्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। किसके? महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं में जो शक्ति छिपी हुई है, उस छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने का काम ये सुधा मूर्ति जी ने किया है। आगे, इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है। यानी कि हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि स्त्री यानी घर की चार दीवारों में ही रहकर उन्हें अपने बाल बच्चों को पालन करना है और घर के सभी सदस्यों की सेवा करनी है। ये एक अकेला काम स्त्री का नहीं है, लेकिन उसके अलावा घर के बाहर भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ नारी अपना योगदान दे सकती है, ये बताया है। तो तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। यानी कि पुरुष को ज़्यादा और स्त्री को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारतीय समाज में आज भी जो कि ये दर्जा, पुरुष के समान दर्जा भी अभी स्त्री को मिला है एजुकेशन बढ़ने के बाद। लेकिन कई समाज ऐसे भी है जहाँ स्त्रियाँ पिछड़ी हुई है
ये भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। शुरू करते हैं। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। अप्रैल में गर्मी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। ये कॉलेज का परिसर, कंपाउंड का भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। ऐसे स्टूडेंट जाते होते हैं और नोटिस बोर्ड पढ़ते जाते हैं। ये पूरा दृश्य हमारे सामने अंकित होता है। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जो टाटा के द्वारा बनी हुई है, की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए तथा कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति। ये भी प्रश्न आता है कि चौंकाने वाली बात क्या थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। महिलाओं को यहाँ पे इस जगह पे नौकरी के लिए स्थान नहीं है, ऐसा स्पष्ट लिखा था। तो स्त्री का जो ये कुछ कर दिखाने का जुनून यहाँ पे उसे आघात लगता है, एक चैलेंज मिलती है उसे कि नहीं, स्त्री भी कुछ कर सकती है। तो वहाँ से उसका कार्यक्षेत्र भी और तेज हो जाता है। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर यानी स्नातक के बाद, परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी, यानी कि वो विदेश में जाने वाली थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। ये मुहावरा है, बात न पचना, यानी कि बात दिमाग में न उतरना, यानी कि समझ में न आना कि ऐसा नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष के भेदभाव जब तक समाज में नहीं मिटेंगे तब तक समाज की जो प्रगति है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में रहकर कंधे से कंधा मिलाकर ही समाज का विकास करने की आवश्यकता दिखाई देती है। आगे, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। सभी पुरुष थे जो क्लासमेट थे, क्लास फेलो थे, उसमें वो अकेली लड़की थी, योग्य थी, परिश्रमी थी और सबसे ज़्यादा मार्क्स वो लाती थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। ये भेदभाव जो उसने देखा, वो भेदभाव अब वो दूर करने का उसका लक्ष्य बन गया है। इसलिए वो मन ही मन सोचती है कि ये तो दूर होना ही चाहिए। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। देखिए, और यानी तरफ और यानी अने, एंड। तो ये सब छोटी छोटी बातें भी याद रखनी है। उसने निश्चय किया कि, तो यहाँ पे की शब्द है, उसके बारे में भी हमें एक ज़्यादा जान लेना है कि ये जो की है वो कोई वाक्य अधूरा है और पूरा करना है तब एक ही ह्रस्व ई के साथ आता है, और उसका उसकी या जो संबंधवाचक शब्द होते हैं या वाक्य में आता है तो क के साथ ये दीर्घ ई की आती है। ये खास याद रखना है। दूसरा मैंने बताया कि और, दूसरा शब्द है और ये दोनों में भी भेद है। और यानी एंड, अने गुजराती में, और 2 मात्रा होते हैं तो एंड के अर्थ में, और के अर्थ में होता है पॉइंट, उस तरफ,
ये भी हमें याद रखना है। वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी, यानी कि उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है, जमशेदजी रतनजी टाटा, दूदू आब, ऐसा उसका पूरा नाम है। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात में जो उद्योग बढ़ाया है, उसकी बात टाटा ऑटोमोबाइल में भी है। तो ये टाटा नामक कंपनी भारत में फेमस है, उसका काम भी अच्छा है, ऐसा लोग मानते हैं। तो रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। ऐसा पत्र उसने JRD टाटा को लिख दिया। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। असरकारक प्रश्न पूछा था कि ऐसा आप नहीं कर सकते। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो, ऐसा उसमें लिखा गया था। और आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए टेक्नोलॉजी के संबंध में, जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती, यानी थोड़ा सा पुरुष के जैसा काम, यानी कि थोड़ी सी शारीरिक शक्ति की भी ज़रूरत होती है, यहाँ भी बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि मशीन के साथ काम करना होता है तो पुरुष के अलावा और स्त्री अच्छा काम कर सकती नहीं, ऐसा वो मानते थे। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री वो बता दिया गया, तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को, मेधावी यानी बुद्धिशाली, तेजस्वी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। आपको रिसर्च करना चाहिए, ऐसा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बुद्धिशाली हो और बुद्धिमान होने के नाते आपको रिसर्च करना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप ऐसा ही मानते रहेंगे कि लड़की ये काम नहीं कर सकती, ये आपकी मान्यता है, तो ये मान्यता पूरे वक्त तक, लंबे समय तक ये मान्यता बन जाएगी, तो स्त्री जो काम करना चाहती है वो कर सकेगी नहीं। इसलिए कहती है वो लड़की कि लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा, मक्कमता से कहा। ये अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक लंबे साक्षात्कार के बाद, इंटरव्यू लंबा चला, अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। यानी कि टेल्को कंपनी में एक स्त्री उम्मीदवार में जिसका नाम पहले आता है महिला उम्मीदवार में, वो सुधा मूर्ति का ही नाम आता है। सुधा मूर्ति तो अपने पति के साथ, नारायण मूर्ति के साथ शादी होने के बाद उसकी सरनेम मूर्ति हुई, लेकिन उसका नाम था सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी आगे भी यहाँ पे बताया गया है। तो टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में, जिसे हम बेंगलोर के नाम से भी जानते हैं, में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। तो इन्फोसिस आज भी वो फेमस है और
उसी प्रकार इन्फोसिस कंपनी खोल के सुधा मूर्ति ने कंपनी के माध्यम से अपने बुद्धि के माध्यम से समाज सेवा, कंपनी को प्रगति, ये सब परिश्रम के माध्यम से किया है। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी, कहावत दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि दिन को जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा रात को बढ़ना, रात को जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा दिन को बढ़ना, यानी कि सतत परिश्रम के माध्यम से प्रगति की और चौगुनी 4 गुनी उन्नति यानी प्रगति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से हमें ये भी याद रखना है कब चेयरपर्सन बनी, कब उसने त्यागपत्र दे दिया, इन्फोसिस कंपनी की स्थापना, ये सब याद रखना है। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। तो ये एजुकेशन की शुरुआत, क्योंकि जिस देश में एजुकेशन अच्छा है उस देश का ही विकास अच्छी तरह से हो सकता है। बाकी विकास की बातें ही होती है, लेकिन हमें यानी कि हमारा मूल क्या है, प्रगति का मूल क्या है, शिक्षा। और शिक्षा अच्छी हो तभी प्रगति भी अच्छी हो सकती है। तो एजुकेटेड व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकते हैं, उसके साथ अनुभव जुड़ जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे बताई है। इसलिए सुधा मूर्ति ने समाज के विकास में कहाँ से शुरुआत की, शिक्षा से शुरुआत की। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे बड़े बड़े ऑपरेशन हो सके, उस हॉस्पिटलों में ये काम किया। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। यानी कि जहाँ ज़रूरत है, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की ज़रूरत है, वैसे कार्य उन्होंने कर दिखाए। कई लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन बुद्धि कम होने की वजह से या विचार विशाल न होने की वजह से वो अपने पैसों का सदुपयोग कर सकते नहीं है। ऐसा भी हमारे देश में हमें देखने को मिला है। और जिसके पास पैसा है, वो बुद्धि है, मानवता है, या वो कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। तो जिसे भी पढ़ने की इच्छा ज़्यादा होती है वह इस पुस्तकालय, लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और अपना ज्ञान बढ़ाने के बाद वो भी अपने कुटुंब या समाज की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी, शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप, और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका। हमें ये भी याद रखना है कि वो एक कंपनी भी चला रही है, घर भी चला रही है, फिर भी उसे लिखने का टाइम मिल जाता है। 13 पुस्तकें की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा दिया गया पुरस्कार और राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कार उसे मिले हुए हैं और वो शामिल है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि उसे किसी को सलाह सूचन करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ऐसा काम करती है कि सामने वाली व्यक्ति उसे देखकर ही अच्छा सोचने लगती है, अच्छा काम करने लगती है और उसके लिए आदर्श बन जाती है। तो यहाँ पे भी बताया है कि मार्ग प्रशस्त किया है, यानी कि नए मार्ग का निर्माण किया है। और सुधा मूर्ति जिस मार्ग पर चली उस मार्ग पर
भी समाज की सभी नारियां चले तो समाज की प्रगति अच्छी तरह से हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आज इंजीनियरिंग महिला महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। एक ज़माना था जब उस क्लास में एक ही लड़की थी, सुधा मूर्ति नामक, और सभी पुरुष वर्ग थे। तो ये परिवर्तन उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन ही अवश्य है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। हमें यह भी याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण वाक्य हमारे जीवन के लिए भी, कि जीवन की हर परिस्थिति में जो मुश्किल समस्याएं आती है वो कठिन ही होगी, लेकिन हमें उस समस्या के सामने जूझते हुए उस समस्या को दूर करना है, नहीं कि उस समस्या से दूर भागना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आत्महत्या करते हैं, वो लोग ऐसा मानते होंगे कि मैं मर जाऊँ फिर क्या है, फिर मैं मुक्त हो जाऊँगा। वो उस समस्या से दूर होने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि मनुष्य या कोई भी सजीव एक शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। तो माना कि हमने यहाँ इस समय इस शरीर के साथ सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली, तो यहाँ से आत्मा, जो भी आत्मा गई है, वो दूसरा शरीर धारण करेगी। तो क्या दूसरे शरीर में वो समस्या नहीं आएगी? यानी कि समस्या तो है, हमारे शरीर को छोड़ देने से समस्या खत्म हो जाती नहीं है। हमारे जीवित रहने से हम कुछ कर सकते हैं, मरने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जो भी आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये विचार 100% गलत है। ये काम नहीं कर सकते हम। मनुष्य अवतार श्रेष्ठ अवतार है सभी सजीवों में। तो उस श्रेष्ठ, यानी कि भगवान ने हमें ही मनुष्य अवतार क्यों दिया है? क्योंकि हमारे में कुछ श्रेष्ठत्व है। हम इस पृथ्वी पे कुछ अलग है, कुछ नया करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यानी कि हम शक्तिशाली हैं, इसलिए इस धरती पे आए हैं। तो हमारी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए पहचान के हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम कुछ नया निर्माण, परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना है कि समस्या ही रहती है, उसका सामना करके उसे दूर करना होता है, हमें समस्या से दूर होना नहीं है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। सुधा मूर्ति एक आदर्श नारी जो सभी नारियों के लिए बन गई, और उन्होंने नारी के सम्मान के लिए, नारी को अच्छी तरह से समाज में स्थान दिलाने के लिए जो कार्य किया, गरीब लोगों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, ये अच्छी बात है। तो हम भी आगे जाके कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमें भी लोग याद करें और हम किसी के आदर्श बन सकें। तो ये उपदेश यहाँ पे दिया गया है। शब्दार्थ: परिसर, कंपाउंड, प्रांगण, विज्ञापन, इश्तहार। विज्ञापन का समानार्थी इश्तहार है, गुजराती में जाहिरात, वॉन्टेड। पेशकश, प्रस्ताव, साक्षात्कार, मुलाकात, इंटरव्यू, आवेदन, अर्जी, एप्लीकेशन। त्यागपत्र, राजीनामा, पद का त्याग, रिजाइन। मेधावी, ऐसा मेधावी बोला जाता है, मेधावी नहीं, मेधावी, तेजस्वी। मुहावरे: बात न पचना, अविश्वसनीय होना, बात गले न उतरना, बात समझ में न आना, फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, बस की बात न होना, असमर्थ होना, बुते के बाहर होना। कहावत है, दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। स्वाध्याय आपकी नोटबुक में या वर्कबुक में आपको लिख देना है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, सिनोनियम, भाववाचक संज्ञाएं, अधिक, अधिकता, सफल, सफलता, आवश्यक, आवश्यक,
असमान, असमानता, पुरुष पौरुष, स्त्री स्त्रीत्व। आगे का प्रश्न है मुहावरा, फूला न समाना। तो आपके वो शब्दार्थ में मुहावरे के स्थान वो दिया गया है। प्रसन्न हो जाना, बात न पचना, बात समझ में न आना, कहावत भी दी गई है। तो उसी के आधार पर तो वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करते वक्त मुहावरा जो मूल है वही आना चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए, नहीं ये याद रखना है। कहावत में भी ऐसा है। क्लियर? थैंक यू।